So today the discussion will be moving around the fever, but still we have many things to cover. हो सकता है कि आज की जो पीपीटी है वो आज के लेक्चर में पूरी ना हो, लेकिन I will try to make a little bit good pace to complete this talk in a very short time. And as I already told you that I am not at my home today, I am in the city, Hyderabad. So again, general systematic states, if you have any query or question, you can raise your hand or you can stop me by open your mic and you can stop me, sir. Okay, please wait, and we have one query, then you can move on. No problem, you are very free to ask and questions and participate and adding anything. I welcome you all. Similar slide before, general systematic states, there are many states contributing to the many diseases: hyperthermia, fever, hypothermia, fever, septicemia, toxemia, acid base balance, pain and stress. So today we will be discussing about fever only. एबनॉर्मल टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो तीन जुमरे में हम उसको देखेंगे। एक है फीवर, दूसरा है हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। ये तीनों कंडीशंस एबनॉर्मल टेम्परेचर को शो करती हैं। नॉर्मल से जब भी डेविएशन होगी तो एबनॉर्मल होगा। ये एक स्लाइड मैंने आपके लिए ऐड की है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो आप एक और आगे चल के मैं आपको एक स्लाइड दूंगा या एक फोटोग्राफ दूंगा, तो आई विश तो आप उसका एक मिनी कार्ड बनवा लें और जेब में या पर्स में रख दें। उसमें फिर वो टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल पल्स रेट और नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स उसमें लिखे होंगे। तो वो एक छोटा सा कार्ड बनवा के आप अपने जेब में रख लें। कभी भी आप किसी जानवर को एग्जामाइन करें तो आपको अगर रिकॉल नहीं हो रहा तो आप उसको कार्ड को चेक कर सकते हैं। Otherwise, once you started to work with animals, all these parameters will be on your fingertips, inshallah. फीवर को अगर डिफाइन किया जाए तो पायरेक्सिया, इसके दूसरा नाम पायरेक्सिया भी है, उसका दूसरा नाम फेब्रिस भी है। ग्रीक में इसको पायरेक्सिया कहते हैं, जिसका मीनिंग है फायर, पायरोटोस, और लैटिन वर्ड में फीवर को फेब्रिस कहते हैं। तो फेब्राइल कंडीशन, फेब्रिस, पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन हाइपरथर्मिया को थोड़ा हम डिफरेंशिएट इस हिसाब से करेंगे कि हाइपरथर्मिया जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकली भी टेम्परेचर जो है, कोर बॉडी टेम्परेचर अपनी लिमिट्स में, विद इन लिमिट, गिवन लिमिट, एक्सट्रीम लिमिट पे भी चला जाए तो उसके भी हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। तो फीवर एक अलग चीज़ है। जब भी लफ्ज़ फीवर आता है तो उससे ये कॉन्सेप्ट उभरता है कि इन्फेक्शस कोई एजेंट है या प्रोटोजोन है या बैक्टीरिया है जो कि फीवर काज कर रहे हैं। तो फीवर से ये एक मायने निकलते हैं। फीवर को अगर हम डिफाइन करें तो ये एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तरह के टेम्परेचर्स हैं बॉडी में। एक है कोर बॉडी टेम्परेचर जो कि हम उसको दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। दूसरा है एम्बियंट बॉडी टेम्परेचर जो कि बॉडी सरफेस पे स्किन को जो टेम्परेचर है वो कोर बॉडी टेम्परेचर से डेविएट करता है टू 1 to 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो फिर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट 2 डिग्री फ़ारेनहाइट वेरी करेगा, या ज़्यादा होगा या कम होगा। सर्दियों में कम होगा तो गर्मियों में ज़्यादा होगा। या आपने एक्सरसाइज करिए तो भी आपका एम्बियंट या एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, एक्सटर्नल सरफेस बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है। तो फीवर को अगर डिफाइन करेंगे तो जब भी एलिवेशन होगी, जब भी बढ़ावा होगा, कोई चीज़ बढ़ जाएगी नॉर्मल रेंज से, कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाय द पायरोजेंस, तो हम उसे फीवर कहते हैं। आगे चल के पढ़ते हैं कि पायरोजेंस क्या है। थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, शायद थोड़ा बहुत हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हाइपोथैलेमस में कुछ सेंटर्स हैं जो कि थर्मो रेगुलेटरी का काम करते हैं।
आज उसकी थोड़ी डिटेल में हम जाएंगे कि ये सेंटर्स किस तरह से काम करते हैं। और ये जनरल रिएक्शन है बॉडी का अगेंस्ट पायरोजेंस syndrome in which hyperthermia and toxemia are produced by the substances. I'm sorry, अभी बताते नहीं है, मैंने इसको स्लाइड शो पे नहीं लगाया हुआ। Syndrome in which hyperthermia and toxemia are produced by the substances circulating in the blood stream. Fever या pyrexia, rise of core body temperature above normal limit independent to the effect of ambient condition. एम्बियंट कंडीशन से उसका कोई लेना देना नहीं। जब भी कोर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो हम उसे पायरेक्सिया या फीवर का नाम देंगे। It is important to realize that fever is a combination of hyperthermia and infection or inflammation that results from an elevated set point for temperature regulation. In both veterinary and human patients, fever may indicate infectious. जब भी फीवर का नाम आता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या वेटरनरी एनिमल्स हो, तो हम सोचते हैं कि इन्फेक्शियस है, डिजीज है, कोई इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन भी फीवर को इंडिकेट करती है। इम्यून मीडिएशन है, इम्यून रिस्पांस है, किसी भी फॉरेन एंटीजन के खिलाफ जो इम्यून रिस्पांस होता है वो भी फीवर काज करता है। और नियोप्लास्टिक डिजीज है, कोई भी ट्यूमराजेनिक कंडीशन है, वो लोकल ट्यूमर है या बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, वो भी फीवर काज करता है। तो जब भी बाहर की कोई एंटीजन या प्रोटीन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया बॉडी में दाखिल होता है तो उसके खिलाफ बॉडी मैकेनिज्म या इम्यून सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, वो उसको इनगल्फ भी करते हैं, लेकिन उसको कैप्चर करते करते भी खुद कुछ इस तरह के साइटोकाइंस या उसको हम कहें कि प्रोटीन्स वो रिलीज करते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस ब्रेन में जाके उसको स्टिमुलेट करते हैं। फिर ब्रेन जो है वो कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देता है। थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हाइपोथैलेमस, वो डिटेल में मैं आपको आगे स्लाइडों में बताने वाला हूँ। तो फीवर रिजॉल्व्स स्पॉन्टेनियसली, बुखार खुद से भी रिजॉल्व हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, या तो फिर एंटीबायोटिक थेरेपी के ज़रिए से ख़त्म हो सकता है, अगर ये बैक्टीरियल है या वायरल है तो। अगर हम एटियोलॉजी देखें फीवर की, तो इसके दो किस्म की एटियोलॉजीज हैं। एक है सेप्टिक, जो कि मोस्टली कॉमन ही पाया जाता है इन्फेक्शंस के थ्रू, और दूसरा है असेप्टिक। सेप्टिक को देखेंगे तो उसमें दो तरह के सेप्टिक कंडीशंस होती हैं। एक होता है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन और दूसरा है सिस्टमिक इन्फेक्शन। अगर लोकलाइज्ड इन्फेक्शन देखें तो ये है एब्सेस, कोई भी एब्सेस हो जिस्म पे, या सेल्यूलाइटिस हो, या एम्पाइमा हो। ये एम्पाइमा हाइड्रोथोरैक्स को भी कहते हैं, जबकि लंग्स में या इसमें प्लूरा में पानी भर जाए तो उसे एम्पाइमा कहते हैं। सेल्यूलाइटिस जो है वो एक बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है, जो कि पोटेंशियली सीरियस भी हो सकता है, जिसमें स्किन सेल्स स्वेलन हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। आपकी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो उसे मोस्टली सेल्यूलाइटिस कहते हैं। द अफेक्टेड स्किन अपीयर्स स्वेलन एंड रेड एंड इज टिपिकली पेनफुल एंड वार्म टू टच। और एम्पाइमा जो है ये पायोथोरैक्स भी कहेंगे या पिरुलेंट प्लूराइटिस, आपको मैंने पहले भी बताया था, आपकी नॉलेज में होना भी चाहिए, फिजियोनाटमी आपकी अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो लंग्स के बाहर जो लेयर है उसे प्लूरा कहते हैं, उसकी इन्फ्लामेशन को प्लूराइटिस कहते हैं। अगर उसमें पानी भर जाए तो उसे प्लूरिसी कहते हैं। तो पायोथोरैक्स या एम्पाइमा, अगर उसमें प्लूरल कैविटी में पस भर जाए तो उसको हम कहेंगे एम्पाइमा। ये जब भी आप पीपीटी खोलते हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज नीचे भी दी गई हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया, इसको भी चेक कर लिया करेंगे।
कर लिया करें, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में या तो बैक्टीरियमिया हो जाती है या सेप्टिसीमिया। तो सेप्टिसीमिया क्या है, बैक्टीरियमिया क्या है, वायरीमिया क्या है? जो भी इन्फेक्शन काजिंग एजेंट्स हैं, जब ये बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं ब्लड में और फिर ब्लड के थ्रू सारे टिश्यूज़ में फैल जाते हैं, तो उसे बैक्टीरियमिया कहते हैं। और जब ये वायरसेस ब्लड में इंटर हो जाएं, अपने एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, तो वो फिर ब्लड के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज़ में चले जाएं। लेकिन वंस दे कम इन द ब्लड, डिसिमिनेट इन द ब्लड, दे द टर्म विल बी एक्टिवेटेड फॉर देम वायरीमिया। और अगर हम सेप्टिसीमिया को डिफाइन करें तो ये एक सीरियस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है। इट इज़ आल्सो नोन ब्लड पॉइजनिंग। Septicemia occurs when a bacterial infection elsewhere in the body, such as lungs or skin, enters the bloodstream. तो लोकल इन्फेक्शन से जब सिस्टमेटिक होने लगे, बैक्टीरिया जब लोकली अवेलेबल है स्किन में या कहीं पे पस है, कहीं पे एब्सेस है, वहाँ से ये इंटर हो जाए ब्लड में, तो उसे कहेंगे सेप्टिसीमिया। वो बहुत एक सीरियस इशू हो जाएगा, फिर लोकल से ये सिस्टमेटिक चला जाएगा, तो उस कंडीशन को हम सेप्टिसीमिया कहेंगे। तो मिया लफ्ज जो है, जहां पे भी ये सफिक्स लगे तो समझें कि ब्लड की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद है असेप्टिक फीवर। उसका जो है मोस्टली केमिकल्स के साथ कनेक्शन है। केमिकल फॉरेन प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, या सर्जिकल टिश्यू ब्रेक डाउन हुआ है उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। और हेमोलाइटिक या हेमोग्लोबिन यूरिया या हेमोग्लोबिनिमिया, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर हेमोग्लोबिन की डिस्टर्बेंसेस हुई है ड्यू टू एनी डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी, तो उसमें भी ये असेप्टिक फीवर होता है। और इम्यून रिएक्शंस, काफ़ी ऐसे इम्यून रिएक्शंस हैं जिसमें साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं और फिर फीवर होता है, लेकिन वो फीवर बैक्टीरिया व वायरस की वजह से नहीं होता, किसी और सबब की वजह से होता है। अगर फीवर की हम पैथोजेनेसिस को देखें तो इसमें दो तरह के पायरोजेंस आते हैं। एक है एक्सोजीनस पायरोजेंस, दूसरे हैं एंडोजीनस पायरोजेंस, जो कि उनके दोनों के स्टिमुलेशन से जाके एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं फीवर। पायरोजन बाय टर्मिनोलॉजी क्या है? एनी सब्सटेंस दैट काजेस फीवर, उसे हम पायरोजन कहते हैं। मोस्टली ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो एक्सोजीनस पायरोजेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स हैं जो बैक्टीरिया बॉडी में अंदर आके प्रोड्यूस करते हैं या बाहर ही प्रोड्यूस करते हैं, किसी फूड में आपने खा लिए हैं तो वो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स हैं। ट्यूमर है और एंडोटॉक्सिन्स बाय बैक्टीरिया सिमिलर थिंग है। वो क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं एक्सोजीनस पायरोजेंस, एंडोजीनस पायरोजेंस को स्टिमुलेट करते हैं। किस तरह से स्टिमुलेट करते हैं जी? ये कुछ एंडोजीनस जो पायरोजेंस हैं ये प्रोटीन्स रिलीज करते हैं फ्रॉम मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। जब भी कोई वायरस और बैक्टीरिया बॉडी में इंटर होगा तो इम्यून सेल्स जो हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस, ये उस पे अटैक करते हैं, उसको इनगल्फ करते हैं। और उसके साथ साथ ये मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स न सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस को कैप्चर करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स लाइक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं फॉर बॉडी टू हेल्प अस। एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो वो अपने कुछ सिग्नल्स पास करते हैं ब्रेन की तरफ, ताकि वो ब्रेन कुछ इस तरह का फिनोमेना बॉडी में जनरेट कर दे जिससे उस वायरस और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में और न्यूट्रलाइज करने में बॉडी और एक्सटर्नल सपोर्ट मिले। सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड है, चोर घुस आया घर में, कोई डाकू घुस आया, तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ेगा तो सही, लेकिन ये देख रहा है कि ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये हंड्रेड्स नहीं है, थाउजेंड्स में है,
तो कुछ को तो ये भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स में हैं, लेकिन वो अपना काम तो करेंगे, लेकिन वो समझते हैं कि वी आर नॉट इनफ, हम इतने काफ़ी नहीं है कि इसको खुद से न्यूट्रलाइज कर दें और बॉडी को पता भी ना चले और बाहर के सोर्सेज की ज़रूरत भी ना पड़े। तो वो उसको कैप्चर करने के बाद कुछ सिग्नल्स अपने रिलीज करते हैं जो कि बॉडी को जाके बताते हैं कि चोर आ गए, हमने कुछ को पकड़ लिया है, बाकी आप हमारी सपोर्ट में दूसरी चीज़ें भेजें। तो बॉडी हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है कि बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करे और फीवर काज कर दे। फीवर के बाद जो ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है वो दूसरे लोगों तक मैसेज जाता है कि प्रॉब्लम आ गया है, कोई मसला आ गया है, फिर डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर एक्सटर्नल सपोर्ट क्या करे, एंटीपायरेटिक दे दे, एंटी हिस्टामिन दे दे, या कार्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे दे, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स दे दे, या फिर एंटीबायोटिक्स दे दे जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक करे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करे, उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक दे। तो ये सारे सिस्टम मिला जुला के उस डाकू और चोर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और ये एक कैस्केड ऑफ मैकेनिज्म है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू ये कवर अप होता है। तो जैसे ही एक्सोजीनस पायरोजेंस बॉडी में एंटर होते हैं तो एंडोजीनस पायरोजेंस एक्टिवेट होते हैं। वो किस तरह होते हैं जी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स कुछ प्रोटीन रिलीज करते हैं जिनको जनरली टर्मिनोलॉजी दी गई है कि वो साइटोकाइंस हैं, और बिफोर दिस टर्मिनोलॉजी they were be known as monokines and lymphokines, but nowadays they are generally known as cytokines. जो मोनोकाइंस और लिम्फोकाइंस होते थे पहले, इनको अलग अलग टर्मिनोलॉजी से पढ़ा जाता था या समझा जाता था। अब उनको जनरली एक टर्मिनोलॉजी दी गई है कि मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये जो रिलीज करते हैं प्रोटीन्स या सिग्नल्स, उसको हम जनरली कहेंगे साइटोकाइंस। साइटोकाइंस की एक किस्म है ये इंटरल्यूकिन 1, IL-1 भी कहते हैं। ये जब मोनोसाइट्स रिलीज करते हैं तो इसका क्या काम है, ये स्टिमुलेट करती है टी लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेशन। टी लिम्फोसाइट्स की तादाद बढ़ती है और वो डिसमिनेट होते हैं बॉडी में। और दूसरा इसका क्या काम है इंटरल्यूकिन 1 का, कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस को जाके एक्टिवेट करती है। अच्छा जी, अब एंटीरियर हाइपोथैलेमस जहाँ पे हमारा थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है, उसको जब इंटरल्यूकिन 1 ने एक्टिवेट किया है या स्टिमुलेट किया है तो वो क्या करेगा, वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी हैं, बॉडी मैकेनिज्म और फंक्शंस दूसरे भी हैं। तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का क्या फंक्शन है, वो करता है जी वेजो कंस्ट्रक्शन। जहाँ पे भी ब्लड वेजल्स हैं उसको वेजो कंस्ट्रक्शन करता है ताकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो बल्कि कंजर्व हो। हीट को रिजर्व करता है, उसकी ब्लड की जो वेजल्स हैं उसको सुकड़ देता है, सुकेड़ देता है। उसके बाद क्या करता है, मसल्स में शिवरिंग काज कर देता है ये PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। शिवरिंग से क्या होगा, थर्मोजेनेसिस होगी, बॉडी में हीट जनरेट होगी। एक तो वेजो कंस्ट्रक्शन की कि हीट लॉस ना हो, हीट जमा हो, दूसरा शिवरिंग करके हीट को बढ़ाया, जनरेट किया, और ये सारे दोनों मैकेनिज्म मिलके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बढ़ा देंगे, जिसको आगे चल के हम हाइपरथर्मिया, पायरेक्सिया, फीवर, ये सब कुछ कह सकते हैं। अच्छा, एक और भी इसका है साइटोकाइन जो कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फा। और ये फिर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं जो कि बीटा रिसेप्टर्स हैं, या तो उसको स्टिमुलेट करते हैं या तो ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करते हैं। अगेन अगर इटियोलॉजी को हम थोड़ा दोबारा देखें, पायरोजिन एनी सब्सटेंस दैट कॉज फीवर, उसे पायरोजिन कहेंगे। एक्सोजीनस पायरोजिन्स कौन से हैं, माइक्रोबियल हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ट्यूमर हैं, लाइपोपॉलीसेक्राइड्स हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, एंडोटॉक्सिन उसे लाइपोपॉलीसेक्राइड्स कहते हैं, एंटेरोटॉक्सिन फ्रॉम ऑल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोटीन्स रिलीज करते हैं उसे एंटेरोटॉक्सिन्स कहते हैं।
एंडोजीनस पायरोजेंस कौन से हैं, जिसको पायरोजेनिक साइटोकाइंस भी कहेंगे? इंटरल्यूकिन 1 है, ये सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, जो मेजर मेजर है वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। इंटरल्यूकिन 6 है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF है, इंटरफेरॉन है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है। और ये सारे कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं जी? इनका सेल्यूलर सोर्स कौन सा है? मोनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं, और लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। फीवर को अगर हायरार्की में देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सोजीनस पायरोजन है, जैसे ही वो बॉडी में इंटर होता है तो ल्यूकोसाइट्स उसको कैप्चर करते हैं या मैक्रोफेजेस, फिर एंडोजीनस पायरोजेंस की एक सीरीज स्टार्ट होती है जो कि हमारे इम्यून सेल्स रिलीज करते हैं साइटोकाइंस, और वो जाके फिर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज करेगा, और वो इंक्रीज्ड सेट पॉइंट्स करेगा, वो बॉडी टेम्परेचर की जो सेट पॉइंट्स हैं उससे उस टेम्परेचर को बढ़ा देगा। वो किस तरह बढ़ाएगा? PGE2 उसके ये फंक्शंस हैं कि वो वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, शिवरिंग करेगा, बिहेवियरल चेंजेस आएंगी, मेटाबॉलिज्म बॉडी का बढ़ जाएगा। इन सारी चीज़ों से मिलजुल के बॉडी का जनरल बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसे हम फीवर कहते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये अगर आप पिक्चर आप देख रहे हैं अभी, तो ये साइटोकिन्स का नेटवर्क है। ये सिर्फ एक इंटरल्यूकिन 1 नहीं है, यहाँ पे सीरीज ऑफ साइटोकिन्स है। इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, ट्यूमरोजेनिक फैक्टर अल्फा, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 10, 12, 15, many things. So the B cells, T cells, neutrophils, basophils, eosinophils, mast cells, and macrophages, they all are the responsible for producing these cytokines, and these cytokines have many functions. For all out of all these many functions, द मेजर फंक्शन इन साइटोकिन्स का ये है कि ये हाइपोथैलेमस के थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे फिर बॉडी में हीट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है, और हीट लॉस कम होना शुरू होता है, जिसकी नतीजे में फीवर होता है। सेप्टिक एक्सोजीनस पायरोजेंस जो हैं कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं एसोसिएटेड विथ फीवर, जो कि मोस्टली वेटनरी मेडिसिन में यूज होती हैं। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया HS के नाम से मशहूर है, ब्लैक क्वार्टर, BQ, एंथ्रेक्स, लिस्टीरियोसिस गोट और शीप में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ब्रूसलोसिस लार्जर और स्मॉलर एनिमल्स में होती है, जो कि एबॉर्शन काज करती है। ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो कि एक्सोजीनस पायरोजेंस भी कहलाएंगे। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरा हो, तो वायरल डिजीजेज में आ जाते हैं बोवाइन वायरल डायरिया, रिंडर पेस्ट, ब्लू टंग, रेबीज, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, और फिर प्रोटोजोल डिजीजेज हैं, बेबीसियोसिस है, एनाप्लाज्मोसिस, थैलेरियोसिस, ट्रिपनोसोमियोसिस, कॉक्सिडियोसिस। फंगल डिजीजेज हैं लाइक एस्पर गाइलोसिस और माइकोटॉक्सिकोसिस। ये सारे एक्सोजीनस सोर्सेज हैं और एक्सोजीनस प्रोटीन्स हैं जो कि जाके एंडोजीनस पायरोजेंस को एक्टिवेट करते हैं। एंडोजीनस पायरोजेंस हमारे ये लिम्फोसाइट्स और उसके फिर साइटोकिन्स हैं। फीवर असेप्टिक, जैसे पहले बताया, सर्जिकल कोई भी टीयर वियर होगा वहां से भी कुछ ऐसे
प्रोटीन्स रिलीज होती हैं जो कि थर्मोजेनेसिस काज करती हैं, जाके फिर फीवर हो जाता है। केमिकल और प्रोटीन फीवर ड्यू टू ingestion of foreign proteins such as mustard, custard beans, or drug like levamisole, iodine, mercury, insecticides, ये सारे केमिकल्स हैं। Is there any problem? Okay. वो केमिकल्स जो कि पायरोजेंस नहीं है, वो केमिकल्स जो कि बैक्टीरिया अदर देन बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ हैं, वो हमारे असेप्टिक फीवर काजेशन में आएंगे, जो कि मर्क्यूरी हो गई या इंसेक्टिसाइड किसी ग्रास पे जो है इंसेक्टिसाइड यूज हुए हैं और एनिमल ने वो खा लिए हैं पॉइजन्स, तो वो असेप्टिक काजेशन में आएंगे फीवर में, न बल्कि सेप्टिक। सेप्टिक सारे वो होंगे जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीजें हैं। I made one presenter with me in the beginning, so he is responsible for doing mute all. Mr. Hamza, जब भी कोई माइक म्यूट। सर आप ही भी म्यूट हो गए। I'm sorry. Okay. Is it okay now? Is it okay? Do you Yes, hear sir. me? Okay. Thank you. यस सर। एक्सोजीनस पायरोजेंस क्या करते हैं? इम्यून सेल्स पे एक्ट करते हैं। मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स वो प्रोड्यूस करते हैं साइटोकिन्स दैट एक्ट एज एंडोजीनस पायरोजेंस। वो जो साइटोकिन्स हैं उनको हम कहेंगे एंडोजीनस पायरोजेंस। एक्सोजीनस पायरोजेंस इम्यून सेल्स पे जाके स्टिमुलेट करें, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स जिनको हम साइटोकिन्स कहते हैं, और वो साइटोकिन्स हैं वो उनको एंडोजीनस पायरोजेंस भी कहेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर या इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? जिनकी मिसाल हम दे चुके IL-1, IL-F, TNF, INF और TNF। पायरोजेनिक साइटोकाइंस जो हैं वो रिलीज्ड होते हैं इनटू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड इंड्यूस सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिंथेसिस ऑफ PGE2। जैसे ही ये साइटोकिन्स रिलीज होते हैं इम्यून सेल से, तो वो पेरिफेरल सिंथेसिस और सेंट्रल सिंथेसिस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो हाइपोथैलेमिक को जाके स्टिमुलेट करता है और फिर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। E2 नॉट न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो देयरफॉर एक्ट ऑन प्रोस्टाग्लैंडिन E3, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन E3 पे इफेक्ट करता है, जो कि रिजल्ट करता है रैपिड रिलीज ऑफ साइक्लिक एडिनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट CAMP, which is neurotransmitter that activates neural ending from the thermoregulatory center। तो वो हेल्प करता है फिर न्यूरोट्रांसमिशन सिग्नल्स में आगे बढ़ने के लिए थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम की। बॉडी increases its temperature through vasoconstriction and muscle contraction। ये हो गई बात। एक नज़र इसको हायरार्की को देख लें कि पैथोजेनेसिस ऑफ फीवर किस तरह है। आई थिंक मच मोर वी हैव डिस्कस्ड। जैसे ही ये हमारे साइटोकिन्स पी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज करते हैं तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया जाता है, वो फिर थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम सेट पॉइंट्स को बढ़ा देता है, हीट कंजर्व्ड हो जाती है, मींस हीट लॉस कम हो जाता है और हीट गेन बढ़ जाता है बॉडी का। अच्छा, इस तरह के मैकेनिज्म्स में बाहर के साइंस क्या होंगे? क्लिनिकल साइंस जो एनिमल शो करेगा वो क्या होंगे? एलिवेटेड ऑफ बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एनिमल डिप्रेस्ड हो जाएगा, एनिमल खाना पीना छोड़ देगा, उसको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है,
और क्रॉनिक केसेस में इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होता, वो विद इन नॉर्मल रेंजेस रहता है, लेकिन जानवर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, इमेशिएशन हो जाएगी उसकी, और उसकी मसल वेस्टेज होना शुरू हो जाएंगे। ये स्टेजेस हैं फीवर की। फीवर के फर्स्ट स्टेज में जो है फीवर इंक्रीजिंग रहता है, बढ़ता रहता है, नॉर्मल से वो आगे बढ़ता रहेगा, उसको स्टेज 1 कहते हैं। जहाँ पे आके अच्छा, जब ये बढ़ेगा तो हीट लॉस कम होगा और हीट गेन ज्यादा होगा। मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। फिर एक जगह आएगी जहाँ पे स्टेज 2 होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जहाँ पे बढ़ के पहुंचा है वहाँ पे खड़ा रहेगा, वहाँ पे ना हीट लॉस होगा ना ही हीट गेन होगा। एक स्टेज होगी जहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद एक स्टेज आएगी जिसमें टेम्परेचर डाउन रेगुलेशन शुरू हो जाएगी, वो टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, तो उसमें फिर हीट लॉस ज्यादा होगा और हीट गेन कम होना शुरू हो जाएगा। ये स्टेजेस हैं फीवर की, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें शिवरिंग भी होगी, एनहाइड्रोसिस भी होगा। एनहाइड्रोसिस एक डिटेल टर्मिनोलॉजी है, जिसमें इसको अगर सिंपली कहा जाए कि जो एनिमल स्वीटिंग के थ्रू हीट लॉस करते हैं वो स्वीटिंग नहीं कर पाएंगे, उनको पसीना नहीं आएगा। एनहाइड्रोसिस का मतलब ये है। तो शिवरिंग होगी, एनहाइड्रोसिस होगी, कर्लिंग होगी और ओलिगोयूरिया होगी, मींस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन वो भी कम हो जाएगी, लेस यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी चीजें मिला जुला के हीट को बढ़ाएंगी बॉडी में, हीट हीट जेनेसिस होगा, थर्मोजेनेसिस होगा। और फिर स्टेज 2 में कांस्टेंट है, नो लॉस नो गेन, टेम्परेचर बढ़ा रहेगा वहीं पे रहेगा। स्टेज 3 में वो डाउन रेगुलेशन होगी, उसमें क्या होगा कि बॉडी रीगेन इट्स नॉर्मल टेम्परेचर, स्वीटिंग होना शुरू हो जाएगी और मसल रिलैक्स रहेंगे, शिवरिंग नहीं करेंगे, और पोलीयूरिया होगी, बार बार उसको जानवर को पेशाब आएगा, जिससे फिर ये हीट लॉस के सिस्टम सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये स्टेजेस हैं फीवर की 3। उसके बाद आ जाए जी टाइप्स ऑफ फीवर। एक होता है सिंपल फीवर जो कि 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है, जो लोबार नमूनिया हो गया, एंटेरिक फीवर हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, इतना ज़्यादा शूट अप नहीं होता। रिमिटेंट फीवर है जिससे सिंपल फीवर, एज अ सिंपल फीवर वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वेरिएशन है, इज मोर देन 2, सॉरी, इसमें जब है टेम्परेचर की वेरिएशन 2 डिग्री से ज़्यादा होगी। ये ब्रोंकल नमूनिया, सेप्टिसीमिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये असल में सीरियस टेम्परेचर राइज होगा जिसमें फीवर काज होगा, और जानवर डिस्टर्ब रहेगा, एनोरेक्सिया होगी उसको, और वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। इंटरमिटेंट फीवर है, देयर आर रेगुलर अटैक्स ऑफ फीवर, मे लास्ट फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, वो कुछ घंटों के लिए होंगे या फिर कुछ दिनों में फिर खत्म हो जाता है फेब्राइल पीरियड। अगेन राइज इन बॉडी टेम्परेचर, वो खत्म होके फिर दोबारा शुरू हो जाता है। ये इंटरमिटेंट फीवर है, कभी खत्म होके फिर दोबारा उसकी रिलैप्सेस होते रहते हैं। ये मलेरिया में होता है मोस्टली, क्रॉनिक सुरा में और कैनाइन डिस्टेंपर में, कभी बुखार होगा कभी नहीं होगा, नॉर्मल होगा फिर से बुखार हो जाएगा, इसको कहेंगे इंटरमिटेंट फीवर। एक होता है फीवर जो कंटिन्यूअस फीवर है, फेब्रिस कंटिन्यूआ, बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स एलिवेटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो कंट्रोल नहीं होते। मोस्टली प्रोटोजोन डिजीजेस में टेम्परेचर इतना जल्दी अपनी जो है थर्ड स्टेज में नहीं जाता, वो सेकंड स्टेज पे खड़ा होकर रह जाता है। मोस्टली बफेलोज में 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आके टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और फिर 2, 3, 5, 6, 8 दिन तक भी कांस्टेंट रहता है, वो कम नहीं होता। अदरवाइज जो सेप्टिक फीवर होता है बैक्टीरिया का या वायरस का, उस पे इम्यून सिस्टम का कंट्रोल बहुत तेजी से होता है, और वो विद इन आवर्स या विद इन अ डे वो शाम तक नॉर्मल होना शुरू होगा, या उसको आप सपोर्ट मिलेगी तो ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होगा। लेकिन प्रोटोजोल फीवर जो होता है मोस्टली, वो जब तक एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स ना दी जाएं उसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, इतनी जल्दी से कम नहीं होता। तो उससे कहते हैं कंटिन्यूस फीवर, जो कि लॉन्गर पीरियड तक बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड रहे।
ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जाए अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, एंटीबायोटिक्स दे दें। अगर बैक्टीरियल है, वायरल है, तो उसमें कंट्रोल हो जाता है। एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स दे दें, एंटी फंगल दे दें जो आपने डायग्नोज किया है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये है कि एंटीपायरेटिक दें, उसको बॉडी को रिलीफ देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए स्टीरॉइड्स ड्रग्स दे दें और एंटीपायरेटिक्स दे दें। सपोर्ट में मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, अगर डिहाइड्रेशन है या एनोरेक्सिया है और प्रोटीनियमिया है तो उस हिसाब से आप उसको इलेक्ट्रोलाइट्स थेरेपी या फीड में जो है वो पैलेटाइल सब्सटेंसेस ऐड कर दें, सप्लीमेंटेशन दे दें ताकि उसकी सपोर्ट हो जाए। So that was a brief introduction about the fever for today. These are few slides for anhydrosis, but I think they are now more important for discussion now. If you have any query, लेकिन ये पीपीटी में रहेंगी। जैसे ही मैं पीपीटी अपलोड करता हूँ तो आप इसको एनहाइड्रोसिस को देख लीजिएगा कि ये क्या है। ये मोस्टली हॉर्सेस में होती है कि फिर हॉर्स को पसीना आना बंद हो जाता है और ये फिर हॉर्स में हाइपरथर्मिया और फीवर काज करती है। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। ये 3-4 स्लाइड्स फॉर योर नॉलेज हैं, लेकिन ये इतने अपने कोर्स कंटेंट के साथ रिलेवेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं आपके साथ डिस्कस किया। या आप खुद से पढ़ लीजिएगा, अगली क्लास में समझना है तो पूछ लीजिएगा। तो दूसरी बात ये कि ये आज की जो हमने डिस्कशन की है फीवर की, उसमें ये मैंने काफ़ी नेट का मटेरियल भी यूज़ किया है और वो मर्क वेटनरी मैनुअल में भी देखा है, लेकिन इसका जो बहुत ही अथेंटिक और इजी सोर्स है पढ़ने के लिए वो रेडिस्ट्राइटिस की बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ वेटनरी मेडिसिन, जो कि हमने पहले से अपलोड की हुई है। अगर कोई बंदा इसको ज़्यादा समझना चाहे और इसको डिटेल में पढ़ना चाहे तो वो उस बुक को जाके रेफ़र करे। उसके पेज नंबर और उसके उसमें है, उसमें डिटेल है और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी अगर आपको इसको डिटेल में डीप में पढ़ना है तो। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट फीवर। होपफुली वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट level, that might be septicemia in our coming class, septicemia and toxemia. So if you have any query or question you can ask now. Still we have 8 minutes left. जी बेटा, अगर कोई बुक आपने पॉइंट समझ बताया नहीं सर, आई है सर आप तो एक भी बार पूछ लें। जी बेटा। सर जो बुक आप सर जो बुक आपने मेंशन किया सर उसका एक नाम बता रहा सर एक बार फिर। ये हमने अपलोड पहले दिन कर दिया था, टेक्स्ट बुक ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ऑथर का नाम है रेडिस्ट्राइटिस या उसको डीसी बिलर्ड भी कहते हैं, दो ऑथर हैं उसके। तो उस ये हमने पहले ही आपकी इस एमएस टीम पे पहले दिन से ही अपलोड किया हुआ है हमने। ठीक है उसमें सर, जाके ठीक। आप फीवर को पढ़ें और उसमें जनरल जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर उसमें है सिस्टमेटिक स्टेट्स पे। उसमें फीवर भी है और सेप्टिसीमिया भी है, सब है, हाइपर हाइपोथर्मिया, हीट गेन, हीट लॉस, सारे उसी में है। और बहुत ही आसान इंग्लिश है, इतनी उसकी वोकेबुलरी डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके, इज इट ओके? थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन और क्वेरी और यू वांट टू ऐड समथिंग? मिस्टर साद 203, यस बेटा। प्रोटोजोन इन्फेक्शन में सर हो सकता है फीवर अगर रेज हो रहा है फिर डाउन हो रहा है फिर रेज हो रहा है? नहीं 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 नहीं, वंस रेज हो गया तो वहां जाके ये कॉन्स्टेंटली रहेगा जब तक एंटी प्रोटोजोल ड्रग नहीं दी जाए। असल में मसला क्या होता है, फील्ड कंडीशंस में हमारे यहाँ जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा जल्द से ख्याल जाता है कि बैक्टीरियल है या वायरल है। मोस्टली जो कॉमन डिजीज हैं वो बैक्टीरिया और वायरल ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली। प्रोटोजोन कम, उसमें कम इन्फेक्शन होता है एनिमल्स में, इतने फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस नहीं होते प्रोटोजोन के। तो डॉक्टर्स की पहली अप्रोच जो है वो शुरू होती है एंटीबायोटिक से। अब आप लगा रहे हैं एंटीबायोटिक और वो फीवर या हाइपरथर्मिया एनिमल को हो रही है प्रोटोजोआ की वजह से, और एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं है प्रोटोजोआ पे। और प्रोटोजोआ टेम्परेचर उसमें बॉडी इम्यून सेल्स को भी इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं देता, रेजिस्ट करता है, इसी वजह से उसका टेम्परेचर फिर 106 या 107 या 105 पे जाके कॉन्स्टेंटली रहेगा। 106 होगा, कभी 105, इतना वेरिएशन होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का बफेलो में।
और कैटल में बता रहा हूँ। दूसरे एनिमल्स में अकॉर्डिंग टू बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से होगा, तो वहां पे रहेगा जब तक आपको ये श्योर ना हो जाए। तो वैसे भी जब 2 दिन या 3 दिन तक कोई एंटीबायोटिक पे एनिमल रिस्पॉन्स नहीं देता तो इमीडिएटली डॉक्टर का अल्टरनेट डायग्नोसिस जो है वो प्रोटोजोन की तरफ जाता है और फिर हम उसको प्रोटोजोल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज 5वें और 6ठे दिन पे जानवर के यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, उससे श्योर शॉट हो जाती है कि ये प्रोटोजोन ही है, कंफर्म डायग्नोसिस हो जाती है। अगर आप उसकी ब्लड सैंपल पहले दिन पे कर दें और उसकी फिल्म थिन फिल्म और थिक फिल्म बना के जाके उस पे देखें माइक्रोस्कोप पे, बहुत सिंपल टेस्ट है लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स नहीं करते, तो उसमें अगर प्रोटोजोआ होगा, बेबिसिया, थैलेरिया और ट्रिपनोसोम तो वो माइक्रोस्कोप में नजर आ जाता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि कंजक्टिवा का जो कलर है आई का, उसमें डॉट बिलट्स डॉट आ जाते हैं और रेडिश हो जाता है, ये भी साइन होता है प्रोटोजोन इन्फेक्शन का। तो ये इतना इमीडिएटली डायग्नोस नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन जब डायग्नोस होता है और उसकी एंटी प्रोटोजोल ट्रीटमेंट शुरू होती है फिर जाके ये कंट्रोल होता है, अदरवाइज बहुत लेट हो जाता है। इज इट ओके मिस्टर साद विथ यू? ओके सर, थैंक यू। Thank you. If you do not have any question or query, so I can leave. Sir? Yes, Miss Hormat. 155. Sir, you जी सर, ये नेक्रोटिक रिसेप्टर जे तव्हां बारे में कुछ ॿुधायो त सर इनके थोड़ो रिपीट कंदा? हाँ जी, देखिए नेक्रोटिक रिसेप्टर्स नथा ॿुधायां, नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं जो कि ट्यूमरोजेनिक टिश्यूज होते हैं, उनमें से भी साइटोकिन्स रिलीज होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस सेंटर्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं। तो जो रिसेप्टर्स हैं वो बीटा रिसेप्टर्स हैं। बीटा रिसेप्टर्स या तो स्टिमुलेट होते हैं या तो उसमें फिर वो होता है इनहिबिट होते हैं। बीटा रिसेप्टर्स जब भी स्टिमुलेट होते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम का वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें फिर एड्रेनलिन, जो किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन ये रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हीट जनरेशन ज़्यादा होती है बॉडी में, तो हीट और हीट लॉस कम होना शुरू हो जाता है। तो ये दीज आर दी सिग्नल्स, वो बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे फिर वो वेजो कंस्ट्रक्शन और मसल शिवरिंग टाइप इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर बीटा रिसेप्टर्स को कोई ऐसी ड्रग देके हम इनहिबिट कर दें तो फिर हीट लॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा और हीट गेन कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एंटीपायरेटिक ड्रग्स और कुछ इस तरह के केमिकल्स हैं जो कि उसमें ऐड किए जाते हैं, तो उससे फिर हेल्प होती है एनिमल की। लेकिन मोस्टली अगर जो बॉडी मैकेनिज्म है, फीवर को इतना जल्दी डाउन नहीं किया जाता, इमीडिएटली आहिस्ता आहिस्ता से किया जाता है ताकि वो बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग पे रहे। इमीडिएटली डाउन करेंगे तो भी प्रॉब्लम होती है। और अगर ये एनहाइड्रोसिस आप जाके पढ़ेंगे हॉर्सेस में तो वहाँ पे एंटीपायरेटिक और ये सारा कुछ भी काम नहीं करते। फिर आपको कभी कभी अगर ये टेम्परेचर अपनी फीवर की लिमिट से भी ज़्यादा जा रहा है तो उसको एक्सटर्नल सपोर्ट, फिर कोल्ड थेरेपी देनी पड़ती है, ठंडा पानी उसके दिमाग पे लगाते हैं, बर्फ़ लगाते हैं, ताकि उसको एक्सटर्नल कोल्ड इन्वायरमेंट देके भी हम हीट जो है उसको कम कर सकें। थैंक यू। So see you next time, guys. And I think this today's discussion will be more interesting for you guys, but still it is open for you. आप इसको पढ़िएगा पीपीटी को, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल की क्लास में शुरू में 10 मिनट या 15 मिनट इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। Oh, let me get your attendance. 1 तारीख यूनिवर्सिटी ओपन थी नहीं सर? हाँ पुत्र मिस्टर हाजी खान, इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं कि मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की, और वो उन्होंने ये सजेशन किए कि 1 फरवरी से क्लासें ऑन कैंपस